ओके, सो लेट वी स्टार्ट टुडे। बेटा, हम बात करेंगे सबसे पहले, आज हम कोऑर्डिनेशन की बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, यानी जो शब्द आगे यूज होने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, नॉट बिग डील, बट जो चीजें यूज होनी है वो बार बार यही चीजें मैंने बोलनी है, तो अच्छे से समझ लेना। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बात आती है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, सो व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर कंपाउंड? जिस नाम क्लियर कर रहा है ना, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का मतलब जो दो मॉलिक्यूल से मिलके बनेंगे। जनरली हमारे कंपाउंड किससे मिलके बनते हैं? रेडिकल्स से। किससे मिलते हैं? रेडिकल से। एक पॉजिटिव रेडिकल, एक नेगेटिव रेडिकल, या एटम से। जैसे कोवलेंट कंपाउंड है वो एटम से जुड़ के मिलते हैं। ठीक, आयनिक कंपाउंड्स आयन से जुड़ के मिलते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करते हैं और उससे एक नया कॉम्प्लेक्स या नया कंपाउंड बनता है, उसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। एक साइंटिस्ट हुआ करता था वर्नर। वर्नर ने हमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड से पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं, कि जब कभी दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करते हैं और एक नया कंपाउंड बना देते हैं, ठीक, उसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोलते हैं। बेटा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड आगे दो तरह के होते प्यारे बच्चों। एक जिनको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स, एक होते हैं डबल सॉल्ट्स, ठीक है। और दूसरे होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है बच्चे। सो एक तो हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर कंपाउंड डबल सॉल्ट्स, दूसरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डबल सॉल्ट्स? बेटा, डबल सॉल्ट्स का मतलब है whenever two salts are joined by the mean of water of hydration। जब जो दो सॉल्ट होते हैं ना, वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन के थ्रू ज्वाइन करते हैं, और उसका एक खास पहचान और होती है, इसके अनायन जनरली सेम होते हैं। अनायन जनरली सेम होते हैं। जैसे बेटे, अगर मैं बात करूं, एक ये कॉमन K2SO4 Al2SO4 into 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, बेटे इसको पोटाश एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटाश एलम। फिटकरी घर पे यूज करते होंगे कई बार, ठीक। तो फिटकरी पोटाश एलम, दैट इज पोटाशियम सल्फेट अल्युमिनियम सल्फेट इनटू 24 वाटर मॉलिक्यूल। देखो बेटे, इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, ठीक। एक क्या है? K2SO4, दूसरा क्या है? Al2SO4, एंड इट इज ज्वाइंड बाय द मीन ऑफ दिस वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ये दो सॉल्ट्स आपस में ज्वाइन करते बाय द मीन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन, और दोनों के अनायंस देखो लगभग सेम है, ठीक। बट मैं इस बात को थोड़ा रिजर्व रखूंगा कि अनायन सेम होना जरूरी नहीं है, जर्नली हम बोल सकते हैं, ठीक। ये भी मैं इसमें कन्फेस जरूर करूंगा कि इसमें किसी बच्चे को मतलब मैंने ये पढ़ाया था कि दो सॉल्ट्स आर ज्वाइंड बाय मीन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन, तो स्कूल में उससे पूछ लिया गया कि ये बताओ डबल सॉल्ट क्या हो, तो उसने मेरी वाली डेफिनेशन दे दी। तो अब जो उनके टीचर थे उन्होंने ये बोला कि नहीं, इसमें अनायन सेम होते हैं, ठीक। हालांकि जनरली सब जगह वैलिड नहीं है, बट हाँ ये जरूर वैलिड है कि इनमें दो सॉल्ट्स आर ज्वाइंड बाय द मीन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर हो गया बेटे? समझ में आया? जैसे ये पोटाश एलम हो गया, ऐसे ही बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास है NH4 का होल ट्वाइस, हाँ होल थ्राइस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मेरे से लिखने में गलती हुई है भाई, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक। तो NH4 का होल ट्वाइस, H2SO4 और SO4 और FeSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर एलम। ये एक और एलम है, इसको फेरिक एलम बोल दिया जाता है बेटा। देखो एलम्स, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलम। देखो बेटा, एलम जो होता है उसका जर्नल फॉर्मूला अगर देखेंगे, किसी भी एलम का जर्नल फॉर्मूला देखेंगे, तो एलम का जर्नल फॉर्मूला होता है A2SO4 डॉट B2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 वाटर मॉलिक्यूल्स।
यानी किसी भी एलम की जो पहचान होती सबसे पहले तो होती है 24 वाटर मॉलिक्यूल से। उसके बाद ये जो ए होता है, ए मस्ट बी मोनोवैलेंट, यानी जिसकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए, मोनोवैलेंट होता है। और बी जो होता है दैट मस्ट बी ट्राईवैलेंट, जिसकी वैलेंसी 3 होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, ये एलम्स होते हैं। तो कल को अगर एलम्स आएंगे तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल देखना। 24 वाटर मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। अगर एक से ज्यादा में 24 वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं तो आपने ए और बी यानी कटायंस पे नजर दौड़ानी है। पहला कटायन आपका यूनी पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कटायन आपका ट्राई पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये एलम होते हैं। एलम डबल सॉल्ट्स है, इसमें ये दो सॉल्ट वाटर की मदद से आपस में जुड़ते हैं। ऐसे ही बेटा डबल सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, FeSO4, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। बेटा बहुत कॉमन सा सॉल्ट है, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट। बहुत कॉमन सा सॉल्ट है, बट दिस इज नॉट एलम। एलम का फॉर्मूला नहीं है ना बेटा ये, सो दिस इज कॉल्ड एज मोहर सॉल्ट। तो ये डबल सॉल्ट हो गए बेटा। तो डबल सॉल्ट में क्या होता है, दो सॉल्ट्स आर ज्वाइंड बाय द मीन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन, दे मे कंटेन कॉमन अनायंस, दे मे कंटेन कॉमन अनायंस। क्लियर हो गई बात? ऑन द अदर हैंड जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो बेटा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें anions of one salt give its electron to the vacant orbital of cation of another salt to form coordinate covalent bonds. क्या बोला? Anions of one salt give its electrons in vacant orbitals of cations of another salt to form coordinate covalent bonds. Coordinate covalent bonds. Coordinate covalent bonds. क्लियर बच्चों? ठीक। अब बेटा ध्यान देंगे प्लीज, जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। एग्जाम्पल हमने लिया FeCN2 का होल ट्वाइस को मैंने NaCN के साथ रख दिया। ठीक है बेटा, अब इसमें अनायन जरूरी नहीं सेम हो, पर यहां पे लिया है मैंने। तो ये जो साइनाइड है इसके, देखो NaCN जो होगा, सो दैट कैन बी स्प्लिट अप इनटू Na1 पॉजिटिव एंड CN1 नेगेटिव, इजंट इट? ये जो CN1 नेगेटिव है ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन वेकेंट d ऑर्बिटल्स ऑफ आयरन में डाल देते हैं बच्चे, और जिसके की वजह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा बन जाता है कि ये 4CN थे ना बेटा, 4CN इसके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, FeCN का होल 6 और चारों सोडियम आ गए बाहर, ऐसे करके ये कॉम्प्लेक्स बन गया सोडियम फेरोसाइनाइड। अब देखो इस अनायन ने इस कटायन के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल के कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। क्लियर? इसलिए प्यारे बच्चों इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स? पहले बोलो डेफिनेशन दोनों की क्लियर हो गई? यस सर। नाउ अब हम डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस सबसे पहला डिफरेंस, जो सबसे मेन डिफरेंस है, यानी डबल सॉल्ट जो होते हैं ना बेटा, दे लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन दे आर पुट इन वाटर। दे lose their identity
identity whenever put in water। बच्चा लोग जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, मतलब ये आयंस में टूट जाते हैं। जैसे बेटे अगर मान लो मेरे पास मोहर सॉल्ट था FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4, बेटे इसको मैंने वाटर में डाल दिया। जैसे प्यारे बच्चों इसको वाटर में डाल दिया तो हमारे पास आयरन 2 पॉजिटिव अलग हो गए बेटे, अमोनियम आयंस अलग हो गए बच्चों, सल्फेट आयंस अलग हो गए प्यारे बच्चों, ठीक, और वाटर तो ऑब्वियसली अलग हुआ ही, और वाटर वाटर में मिक्स हो गया, ठीक। पर अब ये सॉल्ट रहा नहीं, इसके सिर्फ क्या रह गए आयंस, तो इट विल लूज इट्स आइडेंटिटी व्हेनेवर इट इज पुट इन वाटर। जबकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी, they maintain their identity even in water। बेटे जो वाटर में भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके चलते हैं, ठीक, they maintain their identity even in water, so they are called as coordination complexes। For example, जैसे बेटे अगर मैंने KF-FeCN का होल 6 एक लिया था, इसको वाटर में डाला, तो वाटर में डाल के ये सारे आयंस में नहीं टूटेगा, 4 पोटाशियम आयन अलग से बन जाएंगे, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई चीज जो है ये नहीं टूटेगी, ये एज इट इज मेंटेन रहेगी, ठीक। क्यों बेटा, क्या कोई लॉजिक बता सकते हो ऐसा क्यों होता होगा? देखो सिंपल बात है कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड डिसोशिएट नहीं होते वाटर में, और इसके अंदर क्या थे, आयनिक बॉन्ड थे, आयनिक बॉन्ड वाटर में डिसोशिएट हो जाते हैं, आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट्स इन वाटर बट कोवलेंट कंपाउंड डज नॉट। तो ये बेसिकली कोवलेंट पार्ट है, इसलिए वाटर में जाके आयंस नहीं बनाता है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अपनी मेंटेन रखता है आइडेंटिटी इवन इन सॉल्यूशन, जबकि ये सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। बोलो क्लियर हो गई पहली बात? दूसरी बात ये हो गई बेटा इसमें, सेकंड बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, इट गिव्स टेस्ट of each ion present in it। बेटे ये इसके अंदर प्रेजेंट हर आयन का टेस्ट देता है, क्यों? क्योंकि हर आयन अलग हो सकता है, ठीक, इसलिए हर आयन का टेस्ट देगा। जबकि बेटा ये सभी आयंस के टेस्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो पार्ट तो जुड़ा रहेगा उसमें आयंस का टेस्ट होना क्या होगा, मुश्किल होगा। वैसे यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर करूंगा, आगे जाके एक होते परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस, इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। सो इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस में हम डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, आयंस के टेस्ट ले सकते हैं सभी के, लेकिन परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस में नहीं ले सकते, वो आगे जाके क्लियर करूंगा। और इनपरफेक्ट परफेक्ट भी जो होते हैं ना बेटा, वो भी विद रिस्पेक्ट टू रिएजेंट होते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स किसी रिएजेंट के लिए परफेक्ट हो सकता है, किसी दूसरे रिएजेंट के लिए इनपरफेक्ट हो सकता है। यानी कोई रिएजेंट उसके कटायंस का टेस्ट दे सकता है और दूसरा रिएजेंट उसी के कटायन का टेस्ट नहीं भी दे सकता है, वो आगे जाके क्लियर करेंगे आपको, ठीक, टर्मिनोलॉजी में। बट यहां पे ये बोल सकते हैं इट मे नॉट गिव टेस्ट ऑफ all the ions present in it, all the ions present in it। ओके बच्चे, क्योंकि जो पार्ट टूटेगा ही नहीं उसके आयन बाहर कैसे आएंगे बेटे, ठीक। अब अगली बात देखिएगा, देखो बेटे जैसे कि समझ में आ गया, डबल सॉल्ट एक तरह से आयनिक कंपाउंड है, एक तरह से क्या है, आयनिक कंपाउंड है ना बेटा। तो आयनिक कंपाउंड की कोई शेप या ज्योमेट्री कभी भी नहीं होती है ना। आयनिक कंपाउंड्स आर, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, सो दे डू नॉट बेयर shapes
एंड ज्योमेट्रीज, इनकी शेप्स या ज्योमेट्रीज नहीं होती। इनके बेटा लैटिस तो बन जाते हैं, जैसे NaCl का लैटिस बनता है, लैटिस तो बन जाते हैं, बट कोई शेप या ज्योमेट्री तो नहीं ना, टेट्राइड्रल, ऑक्टाइड्रल, ऐसी कोई शेप ज्योमेट्री नहीं होती है। जबकि इसमें बेटे कोवलेंट बॉन्ड बने हैं ना बेटा, एंड कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल हमेशा डायरेक्शनल नेचर में होते हैं। जैसे मान लो p ऑर्बिटल है, तो p में px होता, py होता, pz होता है ना बेटा। px मतलब x एक्सिस के लिए, py यानी y एक्सिस के लिए, ठीक, और pz यानी z एक्सिस के लिए। क्लियर बेटा? और ऐसे d में भी आपके पास क्या होती हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं, ठीक, जैसे d x y यानी y और x एक्सिस के बीच में, d y z y और z एक्सिस के बीच में, dx स्क्वायर टू y स्क्वायर यानी कि ऑन द x एक्सिस ऑन द y एक्सिस, है ना बेटा। तो कहने का मतलब उनकी परफेक्ट डायरेक्शंस होती हैं, इसलिए इनके ओवरलैप भी डायरेक्शनल होते हैं, और इसीलिए इनकी डायरेक्ट डेफिनेट शेप्स या ज्योमेट्रीज आती हैं। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, दे हैव शेप्स एंड ज्योमेट्रीज, दे हैव शेप्स एंड ज्योमेट्रीज। बेटा इनकी शेप्स और ज्योमेट्रीज होती है। जैसे इसमें आपको मिलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल है, ये टेट्रागोनल है, मतलब अलग अलग शेप्स इसमें मिलेगी, जबकि इसमें शेप्स और ज्योमेट्रीज नहीं होती। अब बेटे ऑब्वियसली आप सभी को पता है, अगर हमारा जो आइसोमेरिज्म आता है, आइसोमेरिज्म तो शेप्स एंड ज्योमेट्रीज की वजह से आता है ना। डायरेक्शनल नेचर होगा तभी तो आइसोमेरिज्म आएगा। आयनिक कंपाउंड कभी आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो कहने का मतलब कि हमारे पास इसकी जो इसकी यू कैन से आइसोमेरिज्म है वो शो नहीं होता। सो दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। जो डबल सॉल्ट्स होते हैं ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। वेयरएज जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज डायरेक्शनल नेचर के हैं, तो भैया स्पेस में पोजीशन चेंज हो गई तो बेटा आपके पास ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाएगा, है ना। और इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी होता है। तो बेसिकली दे शो आइसोमेरिज्म, दे शो आइसोमेरिज्म, इसमें आइसोमेरिज्म भी शो होता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। ठीक, अगली बात देखो बेटे, इनकी प्रॉपर्टीज, डबल सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग आयन से अलग नहीं होती, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज with their constituents। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनसे मिलके ये बना है, जो उनकी प्रॉपर्टी है वही इनकी प्रॉपर्टी है ना। कोई स्पेशल प्रॉपर्टी अलग से नहीं आ सकती है भाई। क्लियर? जबकि इसमें बॉन्डिंग बन जाने की वजह से प्रॉपर्टीज में बी चेंज्ड। सो दे हैव different properties, different properties from their constituents, from their constituents। जो इसके constituents है उसके बजाय इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती। जैसे बेटे जो केसियन है, केसियन इज अ डेडली पॉइजन है ना, पोटाशियम साइनाइड आपने सुना होगा कभी भी, डेडली पॉइजन है। आज तक दुनिया में कोई इसका टेस्ट नहीं बता पाया, टंग पे रखते ही बंदा ठा हो जाता है। ठीक, सो इट्स अ डेडली पॉइजन केसियन। पर बेटा अगर केसियन को इसमें जोड़ा है हमने, ठीक, तो अब जो आया वो इतना डेडली पॉइजन है ही नहीं है। ठीक है बच्चे, क्योंकि पॉइजन तब होता अगर साइनाइड मिलते। ठीक, साइनाइड है ही नहीं, यहां से मिलेगा ही नहीं। क्यों? वो किसके अंदर है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये टूटेगा नहीं, साइनाइड मिलेगा नहीं, साइनाइड मिलेगा नहीं, इस वजह से ये जो होगा ये पॉइजन की तरह वर्क नहीं करेगा। जैसे बेटे दवाइयां होती है ना,
उसमें से बड़ी सारी दवाइयों में हम इसका यूज क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का। ठीक, जो आयंस हमारे को नहीं चाहिए एज जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, पर उसमें कोई और कंपोनेंट जरूर चाहिए, तो हम उसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना के भी दवाइयों में यूज किया करते हैं बेटा। क्लियर? तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में फर्क समझ में आ गया सभी बच्चों को बेटे? इजीली बता पाओगे ना अभी? ओके देखो बेटे, अब हम चलते हैं बेस, हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है। हमारा टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो टॉपिक हो गया बेसिक टर्मिनोलॉजी, और इसी में ही बेटा 1-1.5 लेक्चर निकल जाता है, बहुत लंबा काम होता है। ठीक, क्योंकि आगे यूज होने वाली चीजें हैं। मान लो एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मैंने लिया K4FeCN का होल ट्वाइस Cl2Br2, ये कॉम्प्लेक्स ले लिया। ठीक, अब इस कॉम्प्लेक्स में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी जाती है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और किसी भी कॉम्प्लेक्स की आइडेंटिटी यही है। समझ में आई बात? कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर पॉजिटिव होता है, ठीक, तो उसको हम कटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यानी इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर is positive, it is called as cationic complex. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल देना हो तो देखो बेटे, हमारे पास आ गया CuNH3 का होल 4 SO4। अब देखो बेटे, बाय कन्वेंशन हम केमिस्ट्री में हमेशा पहले कटायन लिखते हैं, बाद में एनायन लिखते हैं ना बेटा। NaCl का फॉर्मूला कभी ऐसे लिखते हैं ClNa, फर्क तो कुछ पड़ने नहीं वाला है। ClNa कभी लिखते हैं? नहीं लिखते हैं ना। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि बाय कन्वेंशन पहले प्लस बाद में नेगेटिव। तो यहां पहले ये आ गया ना कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी जब मैं इसको तोड़ूंगा, सो दिस विल गिव अस CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव प्लस दैट ऑफ सल्फेट 2 नेगेटिव। तो बेटे इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको कटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बेटा। ठीक, इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर have negative charge, if coordination sphere have negative charge, it is called anionic sphere, anionic complex। इसको अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बेटे। ठीक, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आपके पास कैसा चार्ज आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं K4FeCN का होल 6, बेटे अभी इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा बच्चों? 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 का होल 4 नेगेटिव। तो बेटे अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव है, तो ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बच्चे, इसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज ही नहीं है, सो इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इफ देयर इज नो चार्ज ऑन coordination sphere
ठीक, then it is called as neutral complex. Then it is called as neutral complex. Neutral complex. ठीक, जैसे प्यारे बच्चों मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, CrH2O का होल थ्राइस Cl3। ठीक है बच्चे, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया बेटा। समझ में आई बात? हाँ जी बेटे। सर कल जो हमने पढ़ा था सर डी ब्लॉक में आपने दो कंपाउंड्स बताए थे जिसमें Fe और Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो 0 था, तो सर उसके साथ जो कॉम्प्लेक्स बनते वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। हाँ जी बिल्कुल, वो कार्बोनाइल्स होते हैं बेटे। क्वेश्चन बच्चे ने ये पूछा है कि कल रात को जब हमने डी ब्लॉक पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि आयरन कैन हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। उसमें एक एग्जांपल दिया था आयरन कार्बोनाइल, ठीक, FeCO का होल 5। वो एक स्पेशल तरह का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही होता है बेटे, तो वो भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ही होता है, कार्बोनाइल्स होते हैं। क्लियर? ऐसे ही बेटा एक और चीज भी होती है, cationic as well as anionic complexes. Cationic as well as anionic complexes. Cationic as well as anionic complexes. Anionic complexes बेटे जिसमें आपका कटायन भी कॉम्प्लेक्स है और अनायन भी कॉम्प्लेक्स है। जैसे बेटे एग्जांपल देता हूं, PTNH3 का होल 4 और PTCl का होल 4। अब इसमें आप देखो कटायन भी कॉम्प्लेक्स है, अनायन भी कॉम्प्लेक्स है। इसको कटायनिक एज वेल एज अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक, तो बेटा जितनी आइडेंटिटी है किसी कॉम्प्लेक्स की वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ही डिपेंड करती है। आगे जाके देखोगे बेटा इनके नॉमेनक्लेचर भी इस हिसाब से चेंज हो जाते हैं, इनके नॉमेनक्लेचर के रूल भी चेंज हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज तो चलो चेंज होगी पर नॉमेनक्लेचर के रूल्स भी चेंज हो जाते हैं अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए। क्लियर? अब बेटा जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिखा जाता है, जैसे ये हमने लिखा ना स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो उसका कोई मतलब नहीं, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। ये आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाता है। क्यों बेटे? जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है वही आयोनाइज होता है। जैसे यहां पे सल्फेट आयोनाइज हुआ, यहां पे पोटाशियम आयोनाइज हुआ, ठीक, आयोनाइज होता ही वो है, बाकी तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला तो आयोनाइज होता ही नहीं है, इसलिए इसको आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। और इसके अंदर पड़े हुए जो बेटे आपके पास ये है आयंस, इनको काउंटर आयंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस। काउंटर आयंस, जैसे इस कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन कौन से हैं? पोटाशियम है। इस कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन कौन से हैं? सल्फेट है। इसमें काउंटर आयन कौन से हैं? पोटाशियम है। इसमें कोई काउंटर आयन है ही नहीं, इसमें कोई काउंटर आयन है ही नहीं। काउंटर आयन आयनाइजेशन स्फीयर में पड़े हुए आयंस को बोला जाता है। बोलो क्लियर? अगली बात बेटे, इसमें जो मेटल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल देता है उसको हम सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं। ठीक, ये बोलेंगे मेटल विच provides vacant orbitals for bond formation। जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। ठीक, कौन से बॉन्ड बन रहे हैं यहां पर? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ना। सो विच प्रोवाइड्स वेकेंट ऑर्बिटल्स फॉर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक, is called as central metal atom और सेंट्रल मेटल आयन। अगर वो न्यूट्रल हुआ, उस पर चार्ज नहीं हुआ तो सेंट्रल मेटल एटम बोल देना, और अगर उस पर कोई चार्ज निकल आया तो वो क्या होगा?
वो सेंट्रल मेटल आयन कहलाएगा। आयन और एटम में तो फर्क समझते हो ना भाई, ठीक। अब अगली बात, यहां तक क्लियर? देखो बेटे, ये जो स्पीशीज हैं, ये सारी स्पीशीज विच गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, सबसे इंपॉर्टेंट ये, दे आर कॉल्ड एज लाइगेंड्स। क्या बोलते हैं इनको? लाइगेंड्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, ठीक। स्पीशीज, डोनर स्पीशीज, डोनर स्पीशीज which give electrons in the vacant orbitals, in the vacant orbitals of cations of central metal are called as ligands. Very important, ligands। जैसे यहां पे साइनाइड लाइगेंड है, यहां पे क्लोराइड लाइगेंड है, यहां पे ब्रोमाइड लाइगेंड है, ठीक है बच्चे। तो ये लाइगेंड्स कहलाते हैं। बोलो क्लियर हो गया बच्चे? समझ में आया? नाउ अगली बात, आगे चले जी। ये सारी डेफिनेशंस लिखनी है आपने, छोटी छोटी है, कर लोगे? चलो आगे देखो, अगली बात क्या है। ये लाइगेंड जो है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। सो नंबर ऑफ कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by a central metal atom is called its coordination number, ठीक। अगली बात आ जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा सेंट्रल एटम का होता है, ठीक। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, number of coordinate bonds which a central metal can form is called its coordination number। बेटे यहां पे एक बात खास ख्याल रखना, जितने नंबर ऑफ लाइगेंड लगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने वो होता है, क्योंकि लाइगेंड ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं। लाइगेंड ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कुछ थोड़ा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, वैसे तो आगे जाके धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होती चले जाएंगी। मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeCl2Cl2Br2। अब इसमें हमारे पास लाइगेंड कितने लगे हैं? बताओगे कितने लाइगेंड है? कितने लाइगेंड लगे हैं? 2 2 4 2 6 है ना। ये भी लाइगेंड, ये भी लाइगेंड, ये भी लाइगेंड, ठीक। सो देयर आर 6 लाइगेंड्स, और ये सारे लाइगेंड जो है सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। एक एक बॉन्ड ही बनाते हैं। और यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी अगर देखोगे वो 6 आ जाएगा, वो 6 आ जाएगा। लेकिन बेटे एक कॉम्प्लेक्स और लेते हैं बच्चों, ठीक। मान लो CO इन का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, और यहां पे Cl3, ठीक। अब बेटे अगर मैं इसकी बात करूंगा, यहां पे नंबर ऑफ लाइगेंड कितने हैं? इन एक लाइगेंड, इथाइलिन डाइअमीन का शॉर्टकट होता है इन, इथाइलिन डाइअमीन का शॉर्टकट होता है इन, ठीक। तो यहां लाइगेंड कितने लगे हैं? 2 इन 2 वाटर। तो लाइगेंड का नंबर क्या है? 4 लाइगेंड है। लेकिन बेटा इन जो होता है ना, ये आगे क्लियर करेंगे अपन, इन जो होता है ये 2 बॉन्ड बनाता है। इथाइलिन डाइअमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एट ए टाइम, ठीक। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर इन ने 2 बनाए, तो यहां पे इन जो है उसने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो 2 × 2 4 बॉन्ड इसने बनाए, 2 बॉन्ड वाटर ने बनाए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हियर अगेन इज 6। यानी यहां मैं क्या एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं, ठीक। जैसे बेटे हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक। मान लो एक और एग्जाम्पल लेता हूं कि, ठीक,
और यहां ले लिया Cr, KCr, EDTA। बेटे EDTA को आगे बताएंगे, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटेट। बहुत सिंपल केमिस्ट्री है ये। अभी देखने में डर लग रहा है ना, इसका नाम पूरे बोर्ड पे होगा और चुटकियों में देने वाला होगा। बहुत इजी है, वेरी इजी। पर क्या है कि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी चीजें हैं ये। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज डेफिनेटली इजी। ठीक, अब इसमें अगर लाइगेंड देखें, ये EDTA, ये एक लाइगेंड का नाम है। ये आगे क्लियर करते हैं आपको। ये लाइगेंड का नाम है EDTA। कितने लाइगेंड लगे बेटा? लाइगेंड तो एक ही लगा, लाइगेंड तो एक ही लगा, लेकिन EDTA 6 बॉन्ड बनाता है। ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ये मैं बताऊंगा कौन कितने बनाते हैं, वो घबराना नहीं है। ये 6 बनाता है, तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कहने का मतलब यहां मैं सिर्फ एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ लाइगेंड इज नॉट इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज। इट मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, बट इट इज नॉट इक्वल ऑलवेज। हो सकता है लाइगेंड का नंबर कम हो लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो, क्योंकि एक लाइगेंड एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक कहानी समझ में आती है? ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, ये समझ में हो गया। अब अगली बात यहीं पर बेटे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि आपने पढ़ा ही था बेटा, +1 में भी पढ़ा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो अक्सर ही पढ़ते रहते हो। दैट इज चार्ज on a central metal atom is called its oxidation state. ठीक, charge on central metal atom, charge on central metal atom is called its oxidation state. जो चार्ज होता है सेंट्रल मेटल एटम पे, वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। जैसे प्यारे बच्चों, मान लो हमें एक कॉम्प्लेक्स दे दिया K4FeCN का होल 6। ठीक, अब इसमें मुझे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। बेटा पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज +1 और नॉट? ठीक, तो ये जैसे हम निकालते थे ना कन्वेंशनली, वैसे ही निकालना है, कोई नई चीज नहीं आई है। हमारे पास +1 पोटाशियम की, पोटाशियम कितने लगे? 4, प्लस आयरन की नहीं पता है ना भाई, तो हमने क्या लगाया? X। साइनाइड टोटल पे चार्ज होता है 1-। कैसे पता चला? बेटा साइनाइड किससे बना? HCN से ना। HCN से एक H पॉजिटिव जाएगा तभी तो CN नेगेटिव आएगा, है ना। तो ऑब्वियसली साइनाइड पे कौन सा चार्ज होगा? 1-। साइनाइड पे कौन सा चार्ज होगा? 1-। ये भी सर कराएंगे आगे, डोंट वरी किस पे कितना चार्ज है। ठीक, तो 1- चार्ज है यहां पर, तो -1 × 6, और ये कंपाउंड ओवर पूरी तरह से तो न्यूट्रल ही होता है, तो इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन क्या आ गई? +2 आ गई। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? जैसे बेटे एक और कॉम्प्लेक्स लेके चलता हूं, CONH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस, Cl3। मान लो एक ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। ठीक, देखो हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? कोबाल्ट को हमने X मान लिया। बेटे अमोनिया पूरा का पूरा लगा है, तो क्या अमोनिया पे कोई चार्ज होता है बेटे? अमोनिया पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, क्या कोई चार्ज होगा? नहीं होगा ना बेटा। तो अमोनिया इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल है तो चार्ज अमोनिया का 0 इंटू कितने अमोनिया लगे? 3, प्लस वाटर भी पूरा का पूरा जुड़ा है। क्या वाटर के ऊपर पूरा जुड़ा होगा तो चार्ज होगा क्या? वाटर इज अगेन न्यूट्रल, तो वाटर अगर अगेन न्यूट्रल है तो 0 × 3, ठीक, प्लस क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है बेटा? क्लोराइड पे तो -1 ही होता है,
तो हमें यहां पे क्या लिखेंगे, -1 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू 0। तो बेटा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x विल कम आउट टू बी +3। बोलो बेटे, ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ जाती है? सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग, इट इज चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम, और ये जो +1 में हम किए थे ना, उसी के हिसाब से निकलता रहता है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। एनी डाउट्स अबाउट दिस? नो। चलो अगली बात चलते हैं। अभी जो परेशानी हम झेल रहे हैं कि सर कौन नेगेटिव लाइगेंड, कौन पॉजिटिव लाइगेंड, किस ये कौन कितने बॉन्ड बनाएगा, ये सब हमें समझना है। ठीक, तो चलिए आप इसको समझते हैं, ठीक, ताकि कोई क्लियर ना रहे, कोई मुश्किल ना रहे, किस तरह की प्रॉब्लम ना रहे। तो अब हम बात करेंगे लाइगेंड्स, लाइगेंड्स की डिटेल्स। ठीक, कितनी तरह के लाइगेंड है। उससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में ना एक और चीज बताना चाहूंगा। एक होते बेटा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और एक होते हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोला? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरा नाम क्या हुआ? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। देखो बेटे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस किसको बोला जाता है? बेटे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं जिसमें ऑल लाइगेंड्स आर सेम। जितना बड़ा नाम उतना छोटा काम, है ना भाई? तो क्या है? ऑल लाइगेंड्स आर सेम, सारे लाइगेंड सेम होते हैं, उसको बेटे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। व्हेन ऑल लाइगेंड्स आर सेम, सो दे आर कॉल्ड एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे बेटे अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें सारे लाइगेंड कौन से हैं बेटा? साइनाइड है ना बेटा, है ना? तो ये क्या हो गया? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ऐसे कर ले बात, CuNH3 का होल 4 SO4। बेटे सारे लाइगेंड एक जैसे है कि नहीं है? है ना? तो सारे लाइगेंड अगर एक जैसे होंगे, सो दे विल बी कॉल्ड एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और अगर आपके पास डिफरेंट लाइगेंड्स आर ज्वाइंट, डिफरेंट ligands are joined, ligands are joined, डिफरेंट लाइगेंड ज्वाइन होंगे तो उनको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का नाम दिया जाता है। जैसे बेटे अभी प्यार से हमने लिखा था K4FeCN का होल ट्वाइस Cl2 Br2। हमारे पास एक से ज्यादा लाइगेंड है, जब एक से ज्यादा लाइगेंड होते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो कोई दिक्कत है इसमें? ओके। अब चलते बेटा टाइप ऑफ लाइगेंड्स कैसे कैसे होते हैं। लाइगेंड्स की बात करेंगे बेटा, लाइगेंड्स। ठीक, हम लाइगेंड्स की कहानी की बात करेंगे। तो बेटा जब हम लाइगेंड्स की बात करेंगे, लाइगेंड्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया डोनर स्पीशीज। अब लाइगेंड को कई तरह से बांटा जा सकता है। डोनर स्पीशीज, ligands are donor species which give electron to the vacant orbitals of metal और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो लाइगेंड कहलाते हैं ना बेटा। अब लाइगेंड जो होते हैं ना बेटा, ये कई तरह से बांटे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बांटेंगे इसको ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे पहले बांटते, सबसे इजी। ठीक, देखो बेटे ऑब्वियसली चार्ज तो तीन ही तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास या तो पॉजिटिव लाइगेंड होंगे, या तो नेगेटिव लाइगेंड होंगे, ठीक, और या तो न्यूट्रल लाइगेंड होंगे। ठीक, पॉजिटिव लाइगेंड्स, बेटे पॉजिटिव लाइगेंड जितने भी होंगे ना, उनके नाम के पीछे इयम शब्द का इस्तेमाल होता है।
नाम के पीछे ईयम शब्द का इस्तेमाल होता है, प्लीज इधर ध्यान देना। जैसे बेटे मैंने लिख दिया NO1 पॉजिटिव, ठीक, अब इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ईयम शब्द लगा तो नाइट्रोसोनियम हो गया। इसी तरह से बेटे अगर मान लो NH2NH3 पॉजिटिव, बेटे NH2NH2 होता है हाइड्राजीन, NH2NH2 क्या होता है, हाइड्राजीन। अभी हमने एक पॉजिटिव लगा दिया इसका H, तो क्या बन गया, हाइड्राजीनियम। क्या बन गया, हाइड्राजीनियम। ये हाइड्राजीनियम होगा, ठीक, ये हाइड्राजीनियम होगा। इसी तरह से बेटे जी अगर मान लो मैंने ऐसा कोई लाइगेंड ले लिया, ठीक, ऐसा कोई लाइगेंड ले लिया बेटे, इसको अगर प्यार से लिखना होता, ठीक, तो बेटा C हमारे पास कितने होते, 5, सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन 5 और एक N होता नाइट्रोजन, ठीक, और उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा है, तो हम लिख सकते हैं C5H6N1 पॉजिटिव। बेटा C6H5N जो होता है वो होता है पायरिडीन। क्या होता है, पायरिडीन। तो ये बन जाएगा पायरिडीनियम। क्या बन जाएगा, पायरिडीनियम। H भी 2 होते हैं, इसको इस तरह से लिखना चाहिए बेसिकली, C5H5NH2 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा हमारे पास पायरिडीनियम, पायरिडीनियम, पायरिडीन का हो गया पायरिडीनियम। यानी एक सिंपल बात हो गई कि जब इसका नाम करेंगे ना पॉजिटिव लाइगेंड का, तो उसके पीछे ईयम शब्द का इस्तेमाल होना जरूरी होता है। ठीक है बच्चे, नॉमेनक्लेचर में आगे यूज होगा। अब रही बात नेगेटिव लाइगेंड्स की, बेटा नेगेटिव लाइगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, बेटा इनके नाम के पीछे हमेशा ओ शब्द का इस्तेमाल होता है। किसका, ओ। जैसे बेटे अगर मान लो मेरे पास है Cl नेगेटिव, तो इसको पहले पुराने जमाने में क्लोरो बोलते थे बेटे, ठीक, आज की डेट में इसको क्लोराइडो बोलते हैं। पहले क्लोरो बोलते थे, आज की डेट में इसको क्लोराइडो बोलना शुरू कर दिया है, मॉडर्न नॉमेनक्लेचर में क्लोराइडो बोलते हैं। इसी तरह से बेटे अगर मैं F नेगेटिव बोलूंगा तो पुराने समय में क्या बोलते थे, फ्लोरो, पर आज क्या बोलेंगे, फ्लोराइडो, ठीक। इसी तरह ब्रोमाइडो, आइडाइडो, ठीक। मान लो Cn नेगेटिव है, इसको साइनो बोलते हैं या साइनाइडो भी बोलते हैं, ठीक। साइनो जनरली अभी भी यूज होता है, लेकिन साइनाइडो भी लिख दोगे तो कोई काटता ही नहीं हमारे को, ठीक। इसी तरह से बेटे अगर मेरे पास ऐसा हुआ COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ठीक, लिखने वाले इसको प्यार से ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे C2 है, O4 है, 2 नेगेटिव है। बेटा ये ऑक्सैलिक एसिड से बना, COOH, COOH क्या होता, ऑक्सैलिक एसिड, तो ये उससे बना है, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑक्सोलेटो। क्या बोलेंगे, ऑक्सोलेटो। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सोलेटो, ठीक, ऑक्सोलेटो, क्लियर। ऐसे ही बेटा अगर मेरे पास CH3COO नेगेटिव होगा, ठीक, इसको बोलेंगे एसीटेटो, एसीटेट है ना ये, तो क्या बोलेंगे, एसीटेटो। यानी ओ से नाम खत्म होना है बेसिकली, तो जहां कभी नाम ओ से खत्म होता है वो नेगेटिव लाइगेंड होता है बेटे, क्लियर, ठीक। बथेरे हैं, जैसे अगर मान लो NH2 नेगेटिव बोल दिया, ठीक, तो अमाइन है ना ये, तो अब हमारे पास क्या होगा, अमीडो, अमाइडो, ठीक। लेकिन ये तो सारे बता देते, फिर मेरा फायदा क्या हुआ।
बेटा अगर हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड अनायन हो, अगर हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड अनायन हो तो उसका नाम एज सच लिखा जाता है, जैसा उसका आयुपेक नॉमेनक्लेचर होता है, उसमें ओ शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे मतलब समझो, हमारे पास है CH3 नेगेटिव, हाइड्रोकार्बन मीथेन का एक H पॉजिटिव निकाल दो तो ये बना, ठीक। तो इसको सिंपली मिथाइल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथाइल ही बोलेंगे, इसको मिथाइलो नहीं बोलना है, ठीक। हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड, जैसे C2H5 नेगेटिव इथेन से बना तो इसको इथाइल बोलेंगे। तो बेटा यहां पे एक स्टार लगा के एक बात लिख देना कि भाई ऐसा होता है कि जो भी नेगेटिव लाइगेंड होते हैं, नेगेटिव लाइगेंड के आगे ओ शब्द का इस्तेमाल होता है, बट अगर कभी भी हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड अनायन होता है तो उस समय लाइगेंड का नाम एज इट इज आयुपेक नेम की तरह लिखा जाता है। जैसे हम मिथाइल इथाइल लिखते थे ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, वैसे ही यहां लिखेंगे, कोई नई चीज नहीं होती है। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? नेगेटिव लाइगेंड कैसे होते, कैसे उसका नामकरण संस्कार करते हैं, समझ में आता है? आगे न्यूट्रल लाइगेंड। बेटा न्यूट्रल लाइगेंड्स का नाम एज सच लिखा जाता है, न्यूट्रल लाइगेंड का नाम एज सच लिखा जाता है। जैसे न्यूट्रल लाइगेंड में हमारे पास है CH2 CH2 NH2 NH2। देखो बेटे ये इथाइल CH2 CH2 हो गया इथाइलिन, इथाइलिन, और यहां पे क्या हो गया? 2 अमीन। तो क्या प्यार भरा नाम दोगे इसका? इथाइलिन डाइअमीन ना, ठीक। तो इसका नाम भी यही लिखोगे, इथाइलिन डाइअमीन। पर बेटे जब आपको कॉम्प्लेक्स कभी मिलेगा ना तो बेटे इसको शॉर्टकट में लिखा होगा ऐसे इन, क्योंकि देश की इंक बचानी है ना बेटा। तो क्या है कि अगर हम बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक, कई बार आपको इन लिखा मिलेगा, कई बार अकैक लिखा मिलेगा, कई बार DMG लिखा मिलेगा, ठीक। DMG मतलब होता है, अगर DMG की बात करोगे डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमैटो, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमैटो, ठीक। इसी तरह से अकैक एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो। उसी तरह से लिखा होगा कभी इन इथाइलिन डाइअमीन, कभी लिखा होगा ट्राइइन, आगे बताऊंगा, ठीक। ऐसे ही कभी लिखा होगा हमारे पास इसी तरह से कई सारे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ना हम लोग इसमें। तो ऑक्स लिखा होगा, ऑक्स तो मतलब ऑक्सोलेटो, ऑक्स का मतलब ऑक्सोलेटो। ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स हम कई जगह पे यूज करते हैं। डाईपाई, डाईपाई मतलब डाईपाइरिडीन, ठीक, या डाईपाइरिडीनियम। चार्ज होगा पॉजिटिव तो डाईपाइरिडीनियम, नहीं होगा तो डाईपाइरिडीन होगा, ठीक है जी। ऐसे ही पाई यानी PY तो मतलब पाइरिडीन या पाइरिडीनियम, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज कैसा है, ठीक। तो न्यूट्रल लाइगेंड जो होते हैं, जैसे ये हो गया एज इट इज लिख दिया, इन लिख दिया। ऐसे हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन यानी फिनाइल है C6H5, वो 3-3 लगे हैं फॉस्फोरस के साथ, 3-3 लगे हैं फॉस्फोरस का। इसको बेटे जब लिखते ना पेपर में ऐसे लिख देते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, यानी फिनाइल के लिए PH इस्तेमाल कर देते, बोलते ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो इसका नाम एज इट इज लिखा जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फॉस्फीन। तो जो न्यूट्रल लाइगेंड होते हैं ना बेटे, उनका नाम एज सच लिखा जाता है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उनका नाम एज सच लिखा जाता है। लेकिन देयर आर फ्यू न्यूट्रल लाइगेंड्स जिनको हमने स्पेसिफिकली नाम दे दिया, उनका नाम थोड़ा मजेदार नहीं था, नाम दे दिया है ना। जैसे कि अगर मान लो आपने अमोनिया लिखा, ठीक है, अब अमोनिया को पूरा लिखने के बजाय इसके नॉमेनक्लेचर में हम इसको अमाइन लिखते हैं। बेटा माइंड इट, अमाइन में 2 M आते हैं, ठीक। अगर 1 M लिख दोगे ना वो अमीन होगा, और अमीन जो होगा ना बेटे वो अमोनिया रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो अमीन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, RNH2 को, ठीक। क्योंकि बेटा जब इसका नॉमेनक्लेचर करोगे ना तो उसमें देयर इज नो संधि विच्छेद। हिंदी पढ़े हो कभी? उसमें आता है ना संधि विच्छेद, है ना भाई। जीत प्लस इंद्र बोलते जितेंद्र,
है ना भाई, ऐसे वाला पढ़ा होगा ना, है ना, जीत प्लस इंद्र जितेंद्र, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ जीत इंद्र ही लिखना पड़ेगा, ठीक। यानी यहाँ पे हर वर्ड लिखना पड़ता है, कोई चीज को उड़ाते नहीं है। जैसे बेटे हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा बेंजल एल्डिहाइड, है ना, और बोल दिया बेंज एल्डिहाइड, बीच में से दो दो अल आ रहे थे, काट दिया, बोला देश की इंक बचाई, बेंज एल्डिहाइड, ठीक। लेकिन यहाँ थोड़ी कंज्यूम करनी पड़ेगी, यहाँ पे उसको लिखना होता, अगर मतलब ऐसा कुछ होता तो बेंजल एल्डिहाइड लिखना पड़ता, यानी यहाँ पे कोई वर्ड उड़ाते नहीं है, ठीक। तो अगर अमाइन है तो 2 एम लिखना, 1 एम नहीं लिखना, उससे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से बेटे एक है हमारे पास वाटर। अब वाटर किसी नॉमेनक्लेचर में लिखेगा अजीब नहीं लगता भाई, ट्राई वाटर, अजीब लगता है ना, तो इसलिए इसका नाम रख दिया एक्वा। क्या नाम रख दिया? एक्वा, थोड़ा अंग्रेजी सा नाम रख दिया है ना भाई, ठीक, ग्रीक सा नाम एक्वा। इसी तरह सीओ, अब बेटा मान लो सीओ लिखना होता कार्बन मोनोऑक्साइड, ट्राई कार्बन मोनोऑक्साइड, कैसे लगता है यार, अच्छा लगता है क्या? तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया कार्बोनाइल। क्या नाम रख दिया? कार्बोनाइल, कि चलो कार्बोनाइल बोला करेंगे। ऐसे बेटा अगर NO होता है, ठीक, अब क्या लिखोगे? नाइट्रस ऑक्साइड लिखोगे, या फिर आप ऐसे लिखोगे, कुछ ऐसा नहीं ना, नाइट्रिक ऑक्साइड थोड़ी लिखोगे, ट्राई नाइट्रिक ऑक्साइड, कैसा लगेगा यार? तो इसको नाम दे दिया नाइट्रोसिल। क्या नाम दे दिया? नाइट्रोसिल। बेटा प्लीज एक ध्यान देना, है ना, अगर NO के ऊपर कोई चार्ज नहीं हुआ नाइट्रोसिल होगा, NO पे 1 पॉजिटिव होगा नाइट्रोसोनियम होगा, ठीक। ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारे को, ऐसा नहीं, अभी तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूं ना, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, अभी तो नॉमेनक्लेचर की बात है, अभी तो बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की है। बोलो बेटे, ये स्पेशल नेम है, अमोनिया का माइन, वाटर का एक्वा, कार्बोनाइल का सीओ का कार्बोनाइल, NO का नाइट्रोसिल, ठीक। ये स्पेशल नेम, अदरवाइज न्यूट्रल लाइगेंड जो होते हैं दे मस्ट बी नेम्ड एज सच। ट्राइथाइलिनमीन है तो लिखेंगे ट्राइथाइलिनमीन, न्यूट्रल लाइगेंड में हम नाम को चेंज नहीं करते हैं। पायरिडीन है तो एज इट इज पायरिडीन लिखेंगे भाई, क्लियर। तो न्यूट्रल लाइगेंड के अंदर नाम का चेंज नहीं होता। पॉजिटिव लाइगेंड एंड्स विद EM, नेगेटिव लाइगेंड एंड विद O, सिर्फ अगर हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड हो तो सेम जो उसका आयुपैक नेम है, और न्यूट्रल लाइगेंड्स आर नेम्ड एज सच बट देयर आर फ्यू व्हिच आर गिवन सम स्पेशल नेम्स, ठीक है जी। इसके आगे चलते हैं, अब लाइगेंड को हम बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती बेटा डेंटिसिटी, डेंटिसिटी। नो, व्हाट डू यू मीन बाय डेंटिसिटी? बेटा डेंटिसिटी मतलब दांत, है ना, कितने दांत, है ना। तो डेंटिसिटी क्या होती है? इट इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अ लाइगेंड कैन फॉर्म। डेंटिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स a ligand can form, ठीक है। क्या कह दिया गया डेंटिसिटी को? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स a ligand can form is called डेंटिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ligand। जैसे बेटे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लाइगेंड्स। इसको मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लाइगेंड कहें तो क्या होगा बेटा? मोनोडेंटेट यूनिडेंटेट लाइगेंड, कोई अंदाजा? जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता होगा, है ना भाई, यानी मोनोडेंटेट विच कैन फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो हमारे पास मोनोडेंटेट कहलाएगा। जैसे प्यारे प्यारे बच्चों, मोनोडेंटेट में जैसे हम बात करें सबसे पहले अमोनिया, सी अमोनिया के ऊपर एक ही तो लोन पेयर है ना यार, है कि नहीं?
एक ही तो लोन पेयर है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा। ठीक इसी तरह से बेटे क्लोराइडो, ठीक इसको ऐसे ना लिख के नीचे नीचे करके नहीं, नाम तो चलो लिख लोगे ना साथ साथ में। ठीक ये अमोनिया क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ठीक जितने भी हलाइडो है, ठीक फिर साइनाइडो, ठीक है जी क्लियर, ये मोनोडेंटेट होगा। इसी तरह से बेटे अगर हम डिस्कस करें वाटर, वाटर इज अ मोनोडेंटेड लाइगेंड, एक ही बॉन्ड बनाता है, दो इसमें दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है, बट एट ए टाइम एक ही बॉन्ड बना पाता है, ऑक्सीजन उतने इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा। ठीक तो ये मोनोडेंटेट हो गया। ऑक्सीजन, बेटा इस ऑक्सीजन अगर ऐसा हो ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो, इसको डाई ऑक्सीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाई ऑक्सीजन। सिंपली ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डाई ऑक्सीजन। ऐसे ही हम लिख सकते हैं N2 डाई नाइट्रोजन, ऐसे ही लिख सकते हैं O21 पॉजिटिव डाई ऑक्सीजेनियम। क्या नाम दोगे इसका? डाई ऑक्सीजेनियम। बेटे मैं नीचे नीचे करके लिख दूं क्या? नाम भी आपको आने जरूरी है, ठीक, क्योंकि आगे आपको लिखना तो है ही ये नाम को। तो जैसे इसका नाम क्या बताया था भाइयों? अमाइन बताया था ना सर ने इसका नाम, ठीक। और एक्स नेगेटिव हेलाइडो, इकट्ठा ही लिख दिया भाई, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, आइडाइडो, ठीक। Cn नेगेटिव साइनो या साइनाइडो, पहले ही क्लियर है। वाटर का नाम क्या होता है? एक्वा। ऑक्सीजन का नाम क्या होता है? डाई ऑक्सीजन, ठीक। N2 का नाम क्या होता है? डाई नाइट्रोजन, ठीक है जी। O21 पॉजिटिव का नाम क्या होता है? डाई ऑक्सीजेनियम, ठीक है। O21 नेगेटिव का नाम क्या होता है? सुपर ऑक्सो, क्योंकि सुपर ऑक्साइड आयन है ना ये, तो सुपर ऑक्सो या ऑक्साइडो, सुपर ऑक्सो या ऑक्साइडो बोल दोगे, ठीक। इसी तरह से बेटे अगर आपके पास O22 नेगेटिव होगा, इसको पर ऑक्सो बोलेंगे या पर ऑक्साइडो बोल देंगे या पर ऑक्सो बोलेंगे। ये भी मोनोडेंटेट लाइगेंड ही है, यूनिडेंटेट लाइगेंड ही है, ये एक ही बॉन्ड बना रहा है बेटा। अभी समझ में आई? ठीक ये सारे एक ही बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कुछ मैंने मोनोडेंटेड लाइगेंड आपको बताया जो एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा हमारे पास आगे आते बाइडेंटेट लाइगेंड्स। बाइडेंटेट, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लाइगेंड्स, इनको बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लाइगेंड्स बोलते हैं। यानी कि ये दो बॉन्ड एट अ टाइम बनाते हैं। ये कितने बनाते हैं? दो बॉन्ड एट अ टाइम बनाते हैं। बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लाइगेंड्स इनको बोला जाएगा। जैसे सबसे पहला हमारे पास आएगा बेटा जी, सबसे पहला हमारे पास आएगा जैसे इथाइलिन डाइअमीन, ठीक। इथाइलिन डाइअमीन CH2 CH2 NH2 NH2। मैंने क्या कहा था प्यार से, इसको क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं, ठीक। तो इसका नाम क्या होता है? एज इट इज लिखना है ना, इथाइलिन डाइअमीन। माइंड इट, क्या यहां पे दो एम लगे हैं? क्योंकि ये अमीन है, ये अमाइन नहीं है, ठीक। इसी तरह से बेटे अगर मैं ऐसा लेता हूं COO नेगेटिव COO नेगेटिव, ठीक है जी, ये हो गया ऑक्सोलेटो, इसको प्यार से ऑक्स लिखेंगे, ठीक। पर कैसे लिटाएंगे? बोलेंगे ऑक्सोलेटो, ठीक है जी। ऐसे ही हम और चलते हैं आगे। बाइडेंटेड लाइगेंड में कई सारे बाइडेंटेड लाइगेंड हमारे पास रहते हैं, ठीक।
ये है डाई पाई। क्या है? डाई पाई मतलब डाई पायरिडीन। डाई पायरिडीन प्यारे प्यारे बच्चों, ये यहां से और यहां से दो जगह से बॉन्ड बनाता है। ठीक, क्लियर, समझ में आया? ये दो जगह से बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही बेटा एक होता है ग्लाइसिनेटो। ठीक, तो ग्लाइसिनेटो में CH2OH CH2NH2। ठीक, तो ऑक्सीजन के थ्रू भी और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो ये आपके बाइडेंटेट लाइगेंड होते हैं। इनकी पूरी चिट मैं आपको दूंगा किस किस में क्या क्या है। ठीक, सो उसमें कोई टेंशन वाली बात हमारे को नहीं है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तुम्हें सब पता चलेगा। ठीक, एक एक चीज मैं आपको इसमें दे दूंगा। ठीक, क्योंकि सारे लिखवाने का कोई फायदा तो है नहीं, टाइम वेस्टेज है, समझाने की बात है, सिर्फ समझा मैं रहा हूं, बाकी इसकी पूरी आपको एक चिट सी मिल जाएगी कि हाँ जी ये वाले हैं, किसी भी बुक में देखोगे सभी में मिल जाएंगे। ठीक, एनी हाउ ऐसे ही हमारे पास होते ट्राइडेंटेट लाइगेंड्स। कैसे? अब हम बात करेंगे सीधे ही पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स। पॉलीडेंटेट, जब दो से ऊपर डेंटिसिटी चल गई तो पॉलीडेंटेट बोल दिया, है ना? जैसे उसमें हम ट्राइडेंटेट को ले लेते हैं, ट्राइडेंटेट को ले लेते हैं भाई, टेट्राडेंटेट को ले लेते हैं भाई, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट को ले लेते हैं दोस्तों, पेंटाडेंटेट को ले लेते हैं, हेक्साडेंटेट को ले लेते हैं। ठीक, नाउ ट्राइडेंटेट का एग्जांपल बेटे देखो, इधर ध्यान देना ताकि समझ में आ जाए। क्या है, कुछ समझ में आता है? ये मिथाइलिन, ये मिथाइलिन, और ये तीन अमीन, ये CH2 है ना भाई, बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़े हो ना, जहां पे H जाएगा वहां पे क्या होगा, C। तो यहाँ पे CH2 यहाँ पे भी CH2 तो डाईथाइलिन ट्राइअमीन क्या बना, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। ठीक, देखो बेटे, ये इस नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इस नाइट्रोजन से बनाएगा, इस नाइट्रोजन से बनाएगा। ठीक है जी, इसी को प्यार से ना हम लोग ट्राईइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्राईइन, ऐसे लिखा होता है ट्राईइन। ठीक, तो ट्राईइन का मतलब क्या होता है, इथाइल डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। बोलो क्लियर? ऐसे ही बेटा टेट्राडेंटेट ढूंढने चले हो, चलो इसका नॉमेनक्लेचर बता दो बेटा मेरे को। बेटा सिंपल है ना, ये तीन इथाइलिन ग्रुप है और चार अमीन है, तो क्या बोलोगे, ट्राई इथाइलिन, इथाइलिन टेट्रा अमीन, ट्राइथाइलिन टेट्रा अमीन। ठीक, यहां से बनाइएगा, यहां से बनाइएगा, यहां से चार जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं। कितना खुश लग रहा है ये, तो ये आपका टेट्राडेंटेट है। अब देखो बेटे, इधर ध्यान देना, पेंटाडेंटेट EDTA3 नेगेटिव, EDTA3 नेगेटिव। अब EDTA3 नेगेटिव का मतलब होता है इथाइलिन डाईअमीन ट्राई एसीटेट। ठीक, ऑब्वियसली जब इसको लिखेंगे तो ट्राई एसीटेटो लिख देंगे ना, क्योंकि नेगेटिव लाइगेंड है ना भाई।
ठीक, अब ये हुआ क्या सर? देखो बेटा इधर ध्यान दो, बस कॉपी तो काली बाद में करते रहना। इथाइलिन, इथाइलिन का मतलब क्या हुआ भाई? CH2 CH2। डाइअमीन का मतलब क्या हुआ? दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन यहां, एक नाइट्रोजन यहां। टेट्रा एसीटेट यानी इसमें चार एसीटेट है। ट्राई एसीटेट, ट्राई एसीटेट मतलब CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव और ऑब्वियसली यहां H। तो इथाइलिन, डाइअमीन, ट्राई एसीटेट, ठीक, EDTA3 नेगेटिव। ये पेंटाडेंटेट है। कैसे? एक तो इस ऑक्सीजन से डबल ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इस नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इस नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इस ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और इस ऑक्सीजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। बोलो बेटे क्लियर हो रहा है? यहां पर समझ में कुछ आ भी रहा है? ठीक, ऐसी हेक्साडेंटेट देखें, EDTA4 नेगेटिव, EDTA4 नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ? इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, हेक्साडेंटेट लाइगेंड है। ठीक, कैसा भाई? देखो CH2 CH2 NN, ये तो समझते हो इथाइलिन डाइअमीन हो गया। टेट्रा एसीटेट का मतलब CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। ये हेक्साडेंटेट लाइगेंड हो गया। बेटा क्लियर हो गया? तो डेंटिसिटी क्या होती? डेंटिसिटी पे कैसे बांटा जा सकता है, ये समझ में आता है कि नहीं आता है? कोई मुश्किल? अब चलते बेटा इससे आगे। ठीक, चलूं आगे। अगली बात देखिएगा बेटे, अगले होते हैं कुछ स्पेशल तरह के लाइगेंड। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड का मतलब क्या हुआ? जिसकी डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल है ना भाई? यानी विच कैन चेंज इट्स डेंटिसिटी अकॉर्डिंग टू नीड, विच कैन ligand which can change its denticity according to need, नीड के हिसाब से ये अपनी डेंटिसिटी को चेंज करता है दोस्तों। ठीक, क्लियर? यानी ये बाइडेंटेट भी एक्ट कर सकता है, डाइडेंटेट भी एक्ट कर सकता है। इसमें से कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक, जैसे मान लो सल्फेट, जैसे मान लो नाइट्रेटो, सल्फेटो, इसको क्या लिखेंगे? सल्फेटो। इसको क्या लिखेंगे? नाइट्रेटो। कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। एसीटेटो, ठीक है जी, एसीटेटो। फ्लेक्सीडेंटेट होता है ये भी। ठीक, ऐसे बड़े सारे। पर कभी किससे पूछना बेटा, हमें कैसे पता चलेगा फ्लेक्सीडेंटेट है कि नहीं? पहले फ्लेक्सीडेंट समझ तो लो। देखो बेटे, CuNH3 का होल 4 SO4 होल, रादर सॉरी जी, थोड़ा गलत कॉम्प्लेक्स लिख दिया हूं। CuNH3 का होल थ्राइस SO4, एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास ये है। और CuNH3 का होल ट्वाइस SO4, एक कॉम्प्लेक्स ये है।
मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी सेंट्रल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है। किसी भी सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड होता है, कितने बॉन्ड वो बनाएगा हमें पता होता है। आगे क्लियर करूंगा मैं इसको, जब आगे आपको कॉम्प्लेक्सेस बनाऊंगा ना तो क्लियर करूंगा कि हर एक आयन का, हर एक सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड है। हाँ, उसमें ऐसा हो सकता है फिक्स है, ये भी हो सकता है कि कोई 4 और 6 2 बता रहा हो, पर उससे ज्यादा नहीं। ज्यादातर सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। जैसे कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स्ड, कॉपर 2 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। कितना होता है? 4। इसका 4 ही चीजें जुड़ सकती, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बन सकते हैं। यहां पे 3 अमोनिया ने बना दिए, तो जगह कितनी बची? एक ही बची। तो सल्फेट यहां पे एक बॉन्ड बना रहा होगा, यहां पे ये मोनोडेंटेट एक्ट कर रहा होगा, यहां ये मोनोडेंटेट एक्ट कर रहा होगा। यहां आपके पास अमोनिया कितने लगे? 2। अमोनिया तो मोनोडेंटेट है, इसने तो एक ही बॉन्ड बनाया है। 2 अमोनिया ने 2 बॉन्ड बनाए। कॉपर को कितने बॉन्ड चाहिए थे? 4। तो बाकी 2 बॉन्ड किसने बनाए होंगे? सल्फेट ने बनाए होंगे। इसलिए सल्फेट जो होगा यहां पे बाइडेंटेट की तरह एक्ट किया है ना, यानी अपॉर्चुनिस्ट लोग। ठीक है भाई, जहां पे 1 से काम चलता है वहां 1 से चला दो, जहां 2 से काम चलता है वहां 2 से। फ्लेक्सीडेंटेट, बंदे को देख के अपना फितरत चेंज कर लो, है ना भाई। तो फ्लेक्सीडेंटेट। पर अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है बेटे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेक्सीडेंटेट, अगर तुम्हें बताना हो कैसे बताओगे यार? अब ये क्वेश्चन किससे पूछना है ना। मैं वही बोलता, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो चीजों को अच्छा बनाती हैं, बाकी कुछ नहीं। बड़ी बड़ी तो सारे ही करवाते हैं, बहुत स्मॉल बिट ऑफ थिंग्स होती हैं जो अपने को अच्छा बनाते हैं। देखो बहुत सिंपल बात, अगर मैं इन तीनों चारों के स्ट्रक्चर तुम्हारे पास बना के बताऊं तो इसमें क्या चीज ऐसी है कॉमन, वो मेरे को बताना। O नेगेटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ऐसा है ना ये। अगर नाइट्रेटो बनाते, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और O नेगेटिव, ये नाइट्रेटो है। कार्बोनेटो होता तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। एसीटेटो होता तो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्या इसमें कोई ऐसा फिनोमिना है जो सभी में है? ओ ना भी हो तो एक सिंपल बात है, सभी में कॉन्जुगेशन है, रिजोनेंस है कि नहीं? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, रिजोनेंस है कि नहीं? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, रिजोनेंस है कि नहीं? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, रिजोनेंस है कि नहीं? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, रिजोनेंस है कि नहीं? जिन चीजों में रिजोनेंस होती है ना बेटा, वो बड़ी आसानी से फ्लेक्सीडेंटेट हो सकते हैं, क्योंकि वो एक साइड से अगर बॉन्ड बना देंगे, जैसे सल्फेट ने यहां से बॉन्ड बना दिया तो दूसरा ऑक्सीजन जो है वो रिजोनेंस में सेटल हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी रिजोनेंस के थ्रू हो जाएगी। सो इट कैन एक्ट एज मोनोडेंटेट एज वेल एज, अगर दोनों से बॉन्ड बना दिया तो बाइडेंटेट। तो खासियत क्या है, फ्लेक्सीडेंटेट कौन से होंगे? जिसमें कॉन्जुगेशन होगी। फ्लेक्सीडेंटेट उन्हीं को बोलेंगे जिसमें कॉन्जुगेशन होगी। बोलो क्लियर होती है कि नहीं होती है बात? तो बेटे एम्बीडेंटेट लाइगेंड कौन से होते हैं? अगली बात आई एम्बीडेंटेट लाइगेंड। एम्बी मतलब डुअल। इसमें डोनर एटम 2 होते हैं बट एट अ टाइम एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। एम्बीडेंटेट होते हैं 2 डोनर एटम्स, 2 डोनर एटम्स, बट एट अ टाइम only one can form coordinate bond। यानी ये एक्ट हमेशा कैसे करते हैं? ये एक्ट हमेशा मोनोडेंटेट करते हैं। एक्ट कैसे करते हैं? मोनोडेंटेट। बट इसमें 2 डोनर एटम एट अ टाइम होते हैं बेटा। जैसे साइनाइडो है ना, इसमें देखो C के ऊपर भी लोन पेयर है बेटे और नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है। सो दिस कैन ज्वाइन फ्रॉम कार्बन, तो उसको बोलेंगे साइनो।
एंड दिस कैन ज्वाइन फ्रॉम नाइट्रोजन, दैट इज आइसोसाइनो। समझ में आई बात? तो इस केस में ये एम्बीडेंटेड लाइगेंड होता है। ऐसे ही SCN नेगेटिव थायोसाइनेटो, क्या बोलेंगे? थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, इट इज ऑल्सो एम्बीडेंट। सल्फर से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, क्लियर? पर जुड़ेगा एक से ही, बॉन्ड एक से ही बनाएगा। इसी तरह से बेटे नाइट्रेटो या नाइट्राइटो, ये अगर NO2 हो तो क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। अब जो नाइट्राइटो है, ठीक, इसमें देखो ऐसा है ना, NO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, so it can join through this oxygen, it can join through this lone pair of nitrogen। अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ा तो इसको लिखेंगे O नाइट्राइटो। क्या लिखेंगे? O नाइट्राइटो, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा। अगर नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा N नाइट्राइटो, नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा तो N नाइट्राइटो, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा तो O नाइट्राइटो। समझ में आई बेटे बात? तो ऐसे करके एम्बीडेंटेड लाइगेंड है, यानी कि हमारे पास डोनर एटम तो दो है, बट एट अ टाइम सिर्फ एक ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, तो एम्बीडेंटेड लाइगेंड। लास्ट एक और है हमारे पास, दो और है, ब्रिजिंग लाइगेंड्स। ब्रिजिंग लाइगेंड्स, नो, ब्रिजिंग लाइगेंड्स कौन से होते हैं बेटा? विच फॉर्म्स अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द टू सेंट्रल एटम्स। दो सेंट्रल एटम में जो ब्रिज की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी दो डिफरेंट सेंट्रल एटम के साथ एट ए टाइम जुड़ सकते हैं, विच कैन ज्वाइन या ज्वाइंस बोल लो, कैन ज्वाइन विद टू डिफरेंट सेंट्रल एटम्स एट अ टाइम। टू डिफरेंट सेंट्रल एटम, टू डिफरेंट सेंट्रल एटम का मतलब नहीं कि दोनों अलग अलग, दोनों सेम भी हो सकते हैं, बट एट टाइम दो के साथ ये बॉन्ड बना सकता है अलग अलग जगह पर, ठीक? टू डिफरेंट सेंट्रल मेटल्स। जैसे एग्जांपल हो गया बेटा OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, बेटा ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर है, एक एक को दे देगा, दूसरा दूसरे को दे देगा, दो जगह से जुड़ सकता है। समझ में आई मेरी बात? इट कैन ज्वाइन बाय टू पर्टिकुलर वेज। जैसे OH नेगेटिव में बेटा हमने पढ़ लिया, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, यहां से भी दे देगा, यहां से भी दे देगा, तो दो सेंट्रल एटम के बीच में ब्रिज बन जाएगा भाई, तो ब्रिजिंग लाइगेंड हो गया। ऐसे ही NH2 नेगेटिव, ठीक, क्या बोलेंगे? अमाइडो। क्या बोलेंगे? अमाइडो। जैसे ऊपर क्या था? हाइड्रोक्सो, ये बना अमाइडो। NHH, देयर आर 2 लोन पेयर्स, है ना जी? क्यों? 1 नेगेटिव मतलब, तो एक यहां से बॉन्ड बनाएगा, एक यहां से बॉन्ड बनाएगा, ब्रिज की तरह वर्क करेगा। ऐसे ही NH2 नेगेटिव, आइमाइडो, आइमाइडो, बेटा NH2 नेगेटिव इज अमाइडो, NH ऊपर 2 नेगेटिव इज आइमाइडो। अगर N3 नेगेटिव होगा तो एजाइडो, N3 नेगेटिव होगा तो एजाइडो। ये सारे क्या होंगे? ब्रिजिंग लाइगेंड्स होंगे। यानी इसमें एक ही एटम पे एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं विच कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। क्या? एक ही एटम पे एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं विच कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। हाँ जी सर, अगर हमारे पास नाइट्राइटो है सर, जैसे सर उसमें N और O के ऊपर एक O के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और एक डबल बॉन्ड होता, तो सर जो डबल बॉन्ड है उसके साथ जो लोन पेयर है सर वो उससे बेटा ब्रिजिंग लाइगेंड का मतलब एक ही एटम से दो जगह बॉन्ड बनाना, दो अलग अलग से नहीं, एक ही एटम से दो जगह बॉन्ड बनाना। यहां ऐसा नहीं हो रहा कि एक नाइट्रोजन से वो नहीं होता है, वो ब्रिजिंग नहीं होता है, ठीक? ब्रिजिंग एक ही एटम के ऊपर एक से ज्यादा लोन पेयर होने चाहिए ताकि वो दोनों तरफ एट अ टाइम बॉन्ड बना सके। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। ब्रिजिंग लाइगेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, किलेटिंग लाइगेंड्स। किलेटिंग
लाइगेंड्स, लोग इसको चिलेटिंग बोल देते हैं ना, किलेटिंग लाइगेंड्स। बेटा किलेट इज यू कैन से, किलेट जो होता है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है, लेटिन वर्ड है। किलेट का मतलब होता है क्लॉ। क्या मतलब होता है? क्लॉ। तो किलेटिंग लाइगेंड होता है विच फॉर्म्स a ring like structure around the central atom, around the central metal के आसपास रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, वो किलेटिंग लाइगेंड होगा। देखो बेटे, CH2 NH2 ये क्या था बेटा हमारे पास? इन था ना। मान लो ये कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ है, तो पुत्र ये इस नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बनाएगा, ये इस नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बनाएगा। सो व्हाट यू सी हियर इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अगर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर हुआ, ठीक, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये क्या बोलेंगे? किलेटिंग लाइगेंड। ठीक, ऐसे ही मान लो इस साइड भी ये लगा हुआ है, ठीक, यहां से बॉन्ड बना दो, यहां से बॉन्ड बना दो, ठीक। अब ये किलेटिंग लाइगेंड्स हैं, ये दो लाइगेंड लगे हैं, दोनों क्या है? किलेटिंग लाइगेंड्स। और जो कॉम्प्लेक्स इससे बनता है उसको किलेट बोलते हैं। जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको क्या बोलते हैं? किलेट। तो ये किलेट बन गया, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसको किलेटिंग लाइगेंड बोलते हैं। बेटा समझ में आया? बेटे खास बात, फिर से वो छोटा सा टोटका, कभी किससे पूछना एक लाइगेंड दे देना, बोलना ट्राइन कितने रिंग बनाएगा? नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड, एक लाइगेंड, किलेटिंग लाइगेंड कितने रिंग्स बनाता है? बेटा डेंसिटी -1। जैसे इसकी डेंसिटी कितनी थी? इथाइलिन डायमीन की डेंसिटी कितनी थी? 2 थी ना? 2 थी। रिंग कितना बनाया इसने? एक ही रिंग बनाया ना? ये पूरा एक ही रिंग हुआ कि नहीं? ये अलग है भाई, एक ही रिंग हुआ कि नहीं? ऐसे मान लो ट्राइइन होता तो NH2, यहां NH2, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां से इस नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इससे नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटे डेंसिटी कितनी थी? 3। रिंग कितने बनाए? 2। समझ में आई बात है ना? तो नंबर ऑफ रिंग्स जो होता है वो डेंसिटी -1 से निकालते हैं। ठीक, इसमें और भी धमाकेदार बात बताऊंगा आगे, टेंशन नहीं लेने का। फिलहाल एक बात यहां से समझ में आता है कि किलेटिंग लाइगेंड तो बाइडेंटेट ही होना चाहिए, या ट्राइडेंटेट होना चाहिए, या टेट्राडेंटेट, यानी मोनोडेंटेट का भी किलेटिंग थोड़ी हो सकते हैं, है ना? तो कहने का मतलब किलेटिंग लाइगेंड should be polydentate, पॉलीडेंटेट में बाइडेंटेट लेके चल रहा हूं, है ना? पॉलीडेंटेट, मोनोडेंटेट नहीं हो सकता। किलेटिंग लाइगेंड should be polydentate, but reverse is not true। क्या? but all polydentate may not be किलेटिंग। ठीक, अब ना एक क्वेश्चन है मेरा जो छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे लिए, अगली बार पूछूंगा। ठीक, हमारे पास है हाइड्राजीन। क्या है? हाइड्राजीन, है ना भाई? 2 लोन पेयर है कि नहीं? It should be bidentate, but it is monodentate. It never works at bidentate.
It should form a chelate, isn't it? But if it is a monodentate, will never form chelate. Never form chelate. Why? From chelate. ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, जहां मर्जी से पता कर लो बेटा। ठीक, रेस्ट इन नेक्स्ट। टाइम आज थोड़ा ज्यादा हो गया।